हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ऑटिज्म के ऊपर पढ़ने वाले हैं। लास्ट कुछ सेशंस में हमने कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिसकैलकुलिया, एडीएचडी। ये 4 लर्निंग डिसेबिलिटीज सो फार हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज का जो हमारा सेशन है वो ऑटिज्म पे है। ये भी एक लर्निंग डिसेबिलिटी है, ये भी एक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। ठीक है, और इसके बारे में आज हम कुछ डिटेल्स पढ़ेंगे। इसकी हिस्ट्री क्या है, कुछ इसके सिम्टम्स क्या बच्चा शो करता है, वो क्या क्या उस पर इम्पैक्ट पड़ता है, क्या क्या सोसाइटी का उस बच्चे पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो कुछ एस्पेक्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं ऑटिज्म पे। चलिए, ऑटिज्म देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, और दूसरा ये बहुत ज़्यादा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, और ऑटिज्म पे ना पहले उतना नहीं, बट अब के टाइम में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ करी जा रही हैं, इसीलिए इसको सबसे फेमस फील्ड माना जाता है। और मतलब इसीलिए इस पे ज़्यादा रिसर्च बढ़ गई है, क्योंकि आज के टाइम पे ना बहुत बच्चों में देखा जा रहा है कि मतलब काफ़ी बच्चे ऑटिज्म डिसऑर्डर से सफ़र कर रहे हैं, उनको ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो क्यों हो रहा है, क्या मतलब क्या उसके पीछे रीजंस है, तो वो फाइंड आउट करने के लिए इस पे स्टडी बहुत ज़्यादा आज के टाइम पे बढ़ गई है। ठीक है, तो ये भी ऑटिज्म भी एक लैटिन ओरिजिनेटेड वर्ड है, लैटिन ओरिजिनेटेड। और ये कहाँ से आया है, एक वर्ड है ऑटिस्मस, ऑटिस्मस, वहाँ से ये ऑटिज्म वर्ड आया है। ठीक है, और ये जो ऑटिस्मस वर्ड है ना, ये किसने यूज़ किया है, स्विस साइकाइट्रिस्ट है एक हमारे, स्विस साइकाइट्रिस्ट। ठीक है, और उनका नेम भी मैं आपको बता देती हूँ, यूजीन ब्लूअर। यूजीन ब्लूअर इनका नाम है। इन्होंने ईयर 1910 में ये वर्ड ऑटिस्मस यूज किया है अपनी स्टडी में। ठीक है, वो क्या है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। यूजीन जो ब्लूअर हैं, यूजीन, ये कौन है, ही वॉज द फर्स्ट वन, यूजीन वॉज द फर्स्ट वन to use the word autismus। ठीक है, ऑटिस्मस, ये वो पहले व्यक्ति हैं, पहले इंसान है जिन्होंने ऑटिस्मस वर्ड को क्या किया, अपनी स्टडी में यूज किया है। अब वो यूज कैसे किया, यूजीन ना एक अपनी रिसर्च कर रहे थे ऑन अ मेंटल इलनेस, एक टाइम पे, अपने टाइम पे, और उस मेंटल इलनेस का नाम है शिजोफ्रेनिया। ठीक है, SCHIZOPHRENI। ठीक है, सिजोफ्रेनिया इज मेंटल इलनेस का नाम है। इसमें क्या होता है, ये पर्सन के थॉट, फीलिंग्स और बिहेवियर को अफेक्ट करता है। क्या करता है, अफेक्ट्स पर्सन्स थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर। ठीक है, पर्सन के थॉट, फीलिंग और बिहेवियर को क्या करता है, इम्पैक्ट करता है। तो ये जो पर्सन है हमारी यूजीन, उस टाइम पे इस पर रिसर्च कर रहे थे, और उन्होंने जो ये शिजोफ्रेनिया है, इसको क्या किया, इसको डिस्क्राइब करने के लिए एक वर्ड का यूज किया, और उस वर्ड का नाम था ऑटिस्मस। ठीक है, उन्होंने ऑटिस्मस वर्ड का यहाँ पर यूज किया है, तो इसलिए ही वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द वर्ड ऑटिस्मस। तो तब से ये वर्ड बहुत ज़्यादा फेमस हो गया कि हाँ, दिस इज ऑल्सो समथिंग। ठीक है, और जैसे कि मैंने आपको बताया, ऑटिज्म क्या है, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर मतलब एज के साथ बच्चे में चेंजेस आ रहे हैं, और उसके बाद डिग्री ऑफ ऑटिज्म में भी चेंज आ रहा है, या तो बढ़ रहा है, कम हो रहा है, देयर इज नो गारंटी कि क्या होगा, बट विद टाइम कांस्टेंट नहीं रह रहा है, या तो कम हो रहा है या बढ़ जा रहा है। ठीक है, मतलब सडन नहीं होता, सडन चेंजेस नहीं आते, धीरे धीरे ग्रेजुअली चेंज आता है, जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है वैसे वैसे ये भी बढ़ता है या कम होता रहता है। ठीक है, अब जो ऑटिज्म वाले जो बच्चे होते हैं या जिनको ऑटिज्म होता है, वो कुछ ना सिम्टम्स शो करते हैं, मैं आगे भी आपको बताऊंगी, बट यहाँ पर भी मैं आपको बता देती हूँ कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और क्या क्या उनके सिम्टम्स रहते हैं।
सबसे पहले तो उसको कम्युनिकेशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। बच्चा ना अपने बात ढंग से नहीं कह पाता, मतलब बिल्कुल बोल ही नहीं पाता, और बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशन इश्यूज वो फेस करता है, और जिसकी वजह से उसकी जो सोशल इंटरेक्शन स्किल्स वो भी बहुत ज़्यादा सफ़र करती है, क्योंकि वो भाई बात ही नहीं कर पा रहा तो सोशली इंटरेक्ट कैसे करेगा। तो उसका ना मतलब जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी बहुत ज़्यादा लिमिटेड रहता है। वो बिल्कुल किसी को अपने ना बारे में बता पाता है, ना किसी की सुन पाता है। मतलब उसका ये वाला चलता है कि उसको नहीं इंटरेक्ट कर पाता इजीली, ठीक है। तो उसको कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्या रहते, वेरी डिफिकल्ट रहता है उसके लिए। ओके, और एक चीज़ वो और शो करता है, रिपीटेटिव बिहेवियर। मतलब एक ही साउंड, एक ही नॉइज, एक ही बिहेवियर, और मतलब ये चीज ना, कुछ भी एक चीज वो एक्टिविटी अगर कर रहा है तो उसको बार बार रिपीट करेगा, सेम मतलब करते रहेगा। तो मतलब बेशक वो कोई भी एक वर्ड बार बार बोलना हो, बेशक वो कोई एक साउंड बार बार निकालना हो, तो वो ये चीज बहुत ज्यादा करता है, ठीक है। रिपीटेटिव बिहेवियर के साथ साथ वो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर भी शो करता है, ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर। अब यहाँ पर हमारा रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर से क्या मतलब है? रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर मतलब उसको ना एक तो बहुत लिमिटेड चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जो ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं। फिर उसके बाद उन चीज़ों में भी अगर हम उनसे फॉर एग्जाम्पल उसको कोई भी एक टॉय पसंद है ना। फॉर एग्जाम्पल टॉय में आप बॉल ले लीजिए, उसको अगर बॉल पसंद है, अगर आप उसको बॉल के बारे में एक समझाएंगे या उससे बात करेंगे कि हाँ ये देखो बॉल है, ये फुटबॉल है, फुटबॉल इस कलर की होती है, फुटबॉल से ऐसे खेलते हैं, उसको जब तक उस चीज में मतलब उसको फुटबॉल में इंटरेस्ट है तो वो उसी चीज को सुनेगा। अगर आप लेकिन फुटबॉल के अलावा कुछ और बात करेंगे ना, वो ध्यान भी नहीं देगा, उसके लिए वो कन्वर्सेशन एग्जिस्ट भी नहीं करेगा, वो सिर्फ उस चीज में इंटरेस्टेड रहेगा, उस चीज को सुनेगा जो उसकी फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है, ठीक है। जिस चीज में उसका मन है सुनने का और जिस चीज में वो जो उसका इंटरेस्ट है उसी के बारे में सुनेगा, अदरवाइज और किसी बात पे वो ध्यान नहीं देगा। तो रिस्ट्रिक्टिव बिहेवियर भी बहुत ज्यादा शो करते हैं, ठीक है। और दे आर, एक चीज और है ये, दे आर अनेबल टू अंडरस्टैंड अदर्स, ठीक है। वो दूसरों को समझ भी नहीं पाते, क्योंकि देखो सोशल इंटरेक्शन पुअर है और कम्युनिकेशन स्किल्स पुअर है, तो दूसरों को समझने में कि सामने वाला क्या इंसान चाह रहा है, सामने इंसान क्या बोल रहा है, वो उनको बिल्कुल समझ नहीं आता, ठीक है। इट डज नॉट मीन कि वो मेंटली रिटार्डेड है, नहीं, बट ये उनको ये वाली जो स्किल्स रहती है ना, वो उसमें जो बेसिक स्किल्स होती हैं उसमें बहुत ज्यादा उनको दिक्कत आती है। उनको ना फेशियल एक्सप्रेशन समझने में भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। मतलब जैसे आपका गुस्से एंगर वाला फेस है, अगर आप उसको एंगर वाला फेस दिखाओगे ना, उसको समझ नहीं आएगा, बिकॉज उसको ना फेशियल एक्सप्रेशन रीड करने नहीं आते, ठीक है। तो एक यहाँ पर ये भी पॉइंट है, दे आर अनेबल टू रीड या फिर अंडरस्टैंड फेशियल एक्सप्रेशंस, ठीक है। फेशियल एक्सप्रेशंस को उनको समझने में बड़ी दिक्कत होती है कि अगर आप खुश होंगे, मतलब कुछ भी आप अपना, एक होता है ना जब इंसान खुश होता है तो उसका हैप्पी फेस होता है, नाराज होता है तो एंग्री फेस होता है, सैड फेस होता है, तो वो उस फेशियल एक्सप्रेशन को रीड करने की कैपेबिलिटी उनके अंदर नहीं होती है, वो इजीली नहीं समझ पाते, ठीक है। ना वो दूसरों को समझ पा रहे हैं और ना वो खुद को समझा पा रहे हैं, तो उनको ये भी बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। दे आर अनेबल टू एक्सप्रेस देमसेल्स, खुद को एक्सप्रेस करने में भी उनको बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी ना पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स एज आई सेड एंड पुअर सोशल स्किल्स है। मतलब दूसरों से बात करना, दूसरों से इंटरेक्ट करना, दूसरों के अपनी मन की बात बोलना, वो आता ही नहीं है। अगर आप उनसे बात कर रहे हैं, कोई सपोज आपने कुछ भी उनसे ना क्वेश्चन पूछा कि कैसे हैं आप, तो वो ना आपसे एक तो सामने देख करके बात नहीं करेंगे, वो ऐसे साइड में या इधर उधर देख करके आपसे बोलेंगे हाँ मैं अच्छा हूँ, या ऐसे देखेंगे हाँ मैं अच्छा हूँ, है ना। बट सामने देख के आपको नहीं बोलेंगे, व्हाई? बिकॉज दे हैव वेरी पुअर सोशल इंटरेक्शन स्किल। पहले तो वो आंसर ही नहीं करेंगे, और अगर आंसर करेंगे तो वो आपसे डायरेक्ट देख करके बात नहीं करेंगे,
ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें सिम्टम्स शो करते हैं। और पहले ये सिम्टम के बेसिस पर ही बोला गया कि ये जो बच्चे हैं ऑटिज्म हैं ये मेंटली रिटार्डेड है, इन्हीं सब जो ये सिम्टम्स आ रहे हैं उनकी वजह से। बट देखा गया कि हर एक बच्चे में ऐसा नहीं है, कुछ स्पेशल केसेस होते हैं हाँ जिसमें ऑटिज्म में बच्चों को देखा गया है कि मेंटली रिटार्डेड भी हैं, बट सारे केसेस में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। और ये चीज़ स्टडी में देखी गई कि सारे केसेस में ऐसा नहीं था कि बच्चे मेंटली रिटार्डेड थे। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो ऑटिज्म होने के बावजूद अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट अचीवमेंट उन्होंने लिए हैं। और इस सेशन के एंड में, मतलब जब हमारे ये ऑटिज्म एंड हो जाएगा उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कि ऐसे कौन हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रेट अचीव किया है इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑटिस्टिक। ठीक है, चलिए अब ये बच्चे ना एक इश्यूज और फेस करते हैं, लेस अटैचमेंट। इनको ना नॉट ओनली विद अदर्स फ्रेंड्स और कजिन्स तो बहुत दूर हो गया, या टीचर्स या स्कूल बहुत दूर हो गए, ये अपने जो पेरेंट्स रहते हैं, जो इनके प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, ठीक है, प्राइमरी केयर गिवर्स होते हैं, उन्हीं से इनको ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं होता। मतलब इट इज नॉट कि ये करना नहीं चाहते, बट ये कर ही नहीं पा रहे हैं। ठीक है, इनको वो वाली फीलिंग आती ही नहीं है, मतलब कि बहुत एक जो प्यार वाली फीलिंग होती है ना, हमें अपने पेरेंट्स के लिए होती है, अपने सिबलिंग्स के लिए होती है, तो वो ये अटैचमेंट इश्यूज फेस करते हैं। ठीक है, तो ये हमने कुछ थोड़ा बहुत अभी ऑटिज्म का एक ओवरव्यू देख लिया कि ऑटिज्म क्या होता है, ऑटिज्म में बच्चे कैसे बिहेव करते हैं, क्या क्या इश्यूज उनको फेस करने पड़ते हैं। अब हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं। ठीक है, और हिस्ट्री में हम क्या पढ़ेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स या माइलस्टोन्स किसके लिए, ऑटिज्म के लिए, कि क्या क्या हमारे, मतलब नॉट सारे ईयर, बस कुछ कुछ ईयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, जो कि हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ ले जाए। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने आपको जैसे बताया कि बहुत पुराने टाइम से इस ऑटिज्म पे स्टडी हो रही है, चलती जा रही है। तो 1535 में एक बुक आई मार्टिन लूथर। ठीक है, और ये कौन है, जर्मन फिलोसफर। और आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, नोट डाउन करेंगे तो आपके लिए पढ़ना बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आपको बार बार वीडियो को आगे पीछे करके देखना नहीं पड़ेगा, एंड आपको थोड़ा बहुत लिखेंगे तो याद भी होगा साथ साथ। तो मैं तो प्रेफर करूंगी अगर आप नोटबुक लेके नोट्स बनाए तो वो ज्यादा बेटर है। ठीक है, अगर कुछ मैं बता रही हूँ आपको वो पॉइंट यूजफुल लगे तो आप उसको भी नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, तो जर्मन फिलोसफर मार्टिन लूथर, तो इन्होंने एक बुक लिखी और उस बुक का नाम था द टेबल टॉक। ठीक है, द टेबल टॉक। तो उस बुक में ना एक 12 साल के बच्चे का डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। और उसमें इसी टाइप का कुछ बिहेवियर बच्चा शो कर रहा है, जो ऑटिज्म वाला मैं आपको सिम्टम्स बता रही हूँ, उसी टाइप का बिहेवियर वो बच्चा शो कर रहा है इनकी बुक में, सबसे पहले जो बुक आई है। ठीक है, बट उतनी ज्यादा ये इसमें डिटेल में नहीं समझाया गया ऑटिज्म के बारे में। उस हाँ बिहेवियरल इश्यू बताया गया कि हाँ कुछ तो है, लेकिन ऑटिज्म वो बोला गया ये चीज नहीं है। ठीक है, मतलब वो कुछ और ही तरफ ले गए हैं, बट हाँ ये बताया गया है कि इसमें बच्चा इश्यूज फेस कर रहा है और ये वाले सिम्टम्स शो कर रहा है। ठीक है, 1535 के बाद आ जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया 1910 में यूजीन जो है वो हमारे क्या है, स्विस साइकेट्रिस्ट है। ठीक है, जिन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया, कौन सा, ऑटिस्मस वर्ड यूज किया है। तो ये भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि पहली बार ऑटिस्मस वर्ड रिकॉग्नाइज हुआ, हाँ पहचान में आया कि कुछ है। ठीक है, तो वहां से जो ऑटिज्म फील्ड है वो बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया, बहुत ही ज्यादा ब्रॉड बन गई, मैं बोलना चाहूंगी। ठीक है, उसके बाद ईयर 1938 नेक्स्ट आ जाते हैं। इसमें हमारे जर्मनी के एक साइकेट्रिस्ट हैं, जर्मनी, हांस एस्पर्जर। ठीक है, हांस एस्पर्जर। और इन्होंने ना ऑटिज्म बिहेवियर के बारे में बहुत डीप स्टडी करी है। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया, जो बच्चा ऑटिज्म जो बिहेवियर शो कर रहा है उसका एक्सप्लेनेशन दिया। और इन्होंने ना बहुत ज्यादा मेजर वर्क किया है इन द फील्ड ऑफ ऑटिज्म। इसीलिए एक जो ऑटिज्म के टाइप है, जो हम अभी कुछ आने वाले सेशंस में पढ़ेंगे,
उस टाइप में इनके नेम पर वो दिया गया है एस्पर्जर्स सिंड्रोम के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट कुछ सेशंस में हम ये डिस्कस करेंगे आगे। अभी के लिए मैं इतना ही बता देती हूँ कि इन्होंने बहुत डीप स्टडी करी है, बहुत अच्छा इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया ऑटिज्म के ऊपर। ठीक है, और इनके नाम पर एक ऑटिज्म का टाइप भी है एस्पर्जर्स सिंड्रोम। ठीक है, और इसके बाद 1938 के बाद इन ईयर 1943, ठीक है, एक यूरोप के हमारे साइकेट्रिस्ट है। देखिए उस टाइम पे ना बहुत अलग अलग जगह पे बहुत अलग अलग स्टडीज, बहुत अलग अलग रिसर्चेस की जा रही थी, क्योंकि ऑटिज्म एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनता जा रहा था कि बच्चों में बिहेवियरल इश्यूज आ रहे हैं, बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं और किसी को समझ नहीं आ रहा कि ये हो क्यों रहा, क्या इसका ट्रीटमेंट हो सकता है। तो इसके ऊपर ना जगह जगह बहुत ज्यादा स्टडी करी जा रही थी, इसीलिए जो साइंटिस्ट हैं, जो साइकेट्रिस्ट हैं, वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस के हैं। ठीक है, जर्मनी के बाद जो 1943 में जो रिसर्च करी गई वो ये थे यूरोप के। ठीक है, यूरोप के, और इनका नेम है लियो कैनर। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, फर्स्ट रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया ऑन द टॉपिक ऑटिज्म। ठीक है, ऑटिज्म के ऊपर इन्होंने अपना एक पेपर एक्सप्लेन किया। जो फर्स्ट रिसर्च पेपर आया है वो ईयर 1943 में आया है बाय लियो कैनर। ठीक है, कई बार एग्जाम में ये भी आपसे पूछा जा सकता है, तो देखिए कुछ कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स है, बहुत सारे नहीं है, तो वो आप पढ़ के जरूर जाइएगा जब भी आप एग्जाम दें इसका। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट रिसर्च पेपर पब्लिश किया ऑटिज्म पे, एंड ही एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ 11 चिल्ड्रन विच वॉज सेम एज अदर अबव। जो मैं आपको ऊपर बता रही थी ना, ये पीछे की ये सिम्टम्स बच्चे शो कर रहे हैं, तो इस पेपर में उन्होंने 11 बच्चों के बारे में दिया है, जो ये जो ऊपर अभी हम सिम्टम्स पढ़ रहे थे कि बच्चे को कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही है, सोशल इंटरेक्शन में दिक्कत हो रही है, और लेस अटैचमेंट इश्यूज फेस कर रहे हैं, तो वो सारे इश्यूज ये बच्चे भी फेस कर रहे थे। इनका जो रिसर्च पेपर, इनकी जो स्टडी करी गई उसमें। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, लियो कैनर ने वॉज द फर्स्ट पर्सन टू डायग्नोज द फर्स्ट ऑटिस्टिक पेशेंट। ठीक है, इन्होंने मतलब जो पहला पर्सन ऑटिज्म से डायग्नोज हुआ था वो भी इन्होंने ही किया था, और उनका नाम था डोनाल्ड ट्रिपलेट। ठीक है, उनका नाम था डोनाल्ड ट्रिपलेट। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन to be diagnosed as autistic। ठीक है, ये पहले पर्सन ऐसे थे जिनको ऑटिज्म हम कह सकते हैं कि डायग्नोज हुआ था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1941 के बाद नेक्स्ट ईयर आते हैं 1981 में। एक हमारी अब इंग्लैंड की, कहाँ की, इंग्लैंड की साइकेट्रिस्ट है, और उनका नेम है लॉर्नर विंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया, जो अभी मैं एस्पर्जर सिंड्रोम बता रही थी ना आपको, हंस एस्पर्जर के ऊपर जो नेम किया गया है, तो शी वॉज द फर्स्ट वन टू यूज एस्पर्जर्स सिंड्रोम फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, इन्होंने क्या किया, पहली बार जो एस्पर्जर सिंड्रोम का जो नेम था, जो टर्म था, उन्होंने ये सबसे पहली बार यूज किया। शी वॉज द फर्स्ट वन टू यूज द टर्म एस्पर्जर सिंड्रोम। ठीक है, 1981 के बाद नेक्स्ट ईयर में हम आते हैं 1991 में। ठीक है, 1991 बहुत इंपॉर्टेंट ईयर माना जाता है। वाई? बिकॉज इस ईयर में क्या हुआ कि पहली बुक पब्लिश की, फर्स्ट बुक वॉज पब्लिश्ड। ठीक है, देखिए वो चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि किस ईयर में पहला रिसर्च पेपर लिखा गया है, किस ईयर में पहली बुक पब्लिश हुई है, किस ईयर में पहला पर्सन डायग्नोस हुआ है। तो वो चीजें छोटी छोटी चीजें कुछ आपके लिए इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और ये 1991 में पहली बुक पब्लिश हुई है, और ये जिसने बुक पब्लिश करी है, जो राइटर है, जो ऑथर है, वो है ऊटा फ्रिथ। ठीक है, और जो बुक का नेम है
वो है एस्पर्जर सिंड्रोम, एस्पर्जर सिंड्रोम। ठीक है, तो एस्पर्जर सिंड्रोम नाम की जो बुक थी वो पहली बुक पब्लिश हुई है इन द ईयर 1991। तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स अभी तक डिस्कस कर लिए हिस्ट्री में कि क्या क्या माइलस्टोन हमारे ईयर्स रहे हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं गई हूँ मैं, बट हाँ जो जो की पॉइंट्स है, जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं, वो मैंने समझाने की यहाँ पे कोशिश करी है। ठीक है, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट आ जाते हैं साइंस एंड सिम्टम्स। देखिए, कुछ साइंस और सिम्टम्स है तो हम अभी ऊपर लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अब कुछ और साइंस है जो बच्चा शो करता है, वो भी हम स्टडी करेंगे कि ऐसे क्या क्या चीजें हैं जिसको देख के आप बता सकते हैं कि हाँ शायद हो सकता है कि बच्चे में ऑटिज्म बिहेवियरल इश्यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो जो ऑटिज्म के जो बच्चे होते हैं, ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, वो मैक्सिमम उनमें से आई कांटेक्ट नहीं बना पाते। ठीक है, आई कांटेक्ट नहीं कर पाते। जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि बच्चा ना, जैसे आपने बच्चे से कुछ भी क्वेश्चन पूछा, आप कैसे हो पूछा, पहले तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो बहुत पुअर कम्युनिकेशन स्किल, बहुत पुअर सोशल इंटरेक्शन स्किल्स है, तो वो बच्चा रिस्पॉन्ड आपको नहीं करेगा, आंसर नहीं करेगा। और अगर इनकेस कर दिया कि आपने जब क्वेश्चन पूछा कि आप कैसे हो, तो आपकी तरफ देख के बात नहीं करेगा, वो ऐसे साइड में, नीचे, ऊपर ऐसे देख के बोलेगा मैं अच्छा हूँ या मैं अच्छा हूँ, ऐसे। मतलब एकदम ना आपको देख के नहीं बताएगा, आई कांटेक्ट उसका हो ही नहीं पाएगा। इट इज नॉट कि वो करना नहीं चाहता, बट नहीं हो पाएगा। तो ये इश्यू भी बच्चा फेस करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दूसरा उनके इंटरेस्ट्स पे। इंटरेस्ट आर नैरो एंड इंटेंस। इंटेंस, एक तो उसका नैरो होगा, यानी जो बच्चे का इंटरेस्ट है, जैसे मैंने आपको बताया ना, रिपीटेटिव बिहेवियर, बहुत कम उसका इंटरेस्ट है। और दूसरा जो है, जो इंटरेस्ट भी होगा तो वो एक ही चीज पे होगा, और इतना इंटेंस होगा, इतना ज्यादा होगा कि वो जब उससे उस टॉपिक में बात करो जिसमें वो इंटरेस्टेड है, जो चीज उसको अच्छी लगती है, तो वही चीज सुनेगा। बाकी वो किसी चीज पे आपके ध्यान नहीं देगा, उसके लिए बाकी कोई भी डिस्कशन, बाकी कोई भी बातें एग्जिस्ट ही नहीं करती, उसके लिए एग्जिस्टेंस नहीं है। ठीक है, वो ध्यान ही नहीं देगा, तो ये भी शो करता है। एंड जैसे मैंने बताया आपको ऊपर, रिपीटेटिव बिहेवियर शो करता है। रिपीटेटिव बिहेवियर मतलब जिसमें नैरो इंटरेस्ट है, जिसमें मतलब बिल्कुल बहुत कम इंटरेस्ट है, वो शो करता है। ठीक है, बिहेवियर जिसमें बहुत ज्यादा नैरो इंटरेस्ट है, और जिसमें मतलब उसको ध्यान, जो उसको मन है करने का वही करेगा, अदरवाइज बाकी कुछ नहीं करेगा। अगर उसको पैरट्स बहुत पसंद है, आप उससे अगर पैरट्स की बात करेंगे, वो पैरट्स की ही बातें सुनेगा, बाकी वो कुछ नहीं सुनेगा। ठीक है, चलिए, एक और उनमें रहता है कि वो बहुत हाई सेंसिटिव होते हैं। हाई सेंसिटिविटी उनके अंदर होती है। ठीक है, कोई भी चीज कम ज्यादा हो, नॉट ओनली ज्यादा, कम भी हो तो भी उनको वो बेचैनी सी कर देती है। ठीक है, टच, लाइट, साउंड एक्सेट्रा, कुछ भी चीज होती है, अगर या तो बहुत ज्यादा तेज हो, बहुत ज्यादा कम हो, मतलब उनको ना बेचैनी सी हो जाती है अंदर से। ठीक है, तो उनको ये इश्यूज भी फील होते हैं, मतलब कोई भी बहुत क्लोज आए तो अजीब सा हो जाता है। बेशक उनके प्राइमरी केयर गिवर्स, जैसे मैंने बताया पेरेंट्स, अगर वो भी उनको बहुत क्लोज आके खड़े हो जाए ना, तो उनको वो भी सहन नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। ठीक है, और मतलब वो ना उन चीजों को देखते ही नहीं है जिसमें उनका इंटरेस्ट ना हो, तो डोंट दे डोंट लुक एट थिंग्स दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन। मतलब जिस चीज में, जैसे मैंने बताया आपको, बहुत नैरो इंटरेस्ट है, बहुत कम इंटरेस्ट है, जिस चीज में उनको इंटरेस्ट ना हो, उस चीज की तरफ ना उनका ध्यान जाएगा, ना वो देखेंगे। उनके लिए, एज आई सेड प्रीवियसली, उनको मतलब उनके लिए वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती। ठीक है, अगेन मैं बता रही हूँ, वो लेस अटैचमेंट इश्यूज फेस करते हैं। लेस अटैचमेंट, मैंने पीछे एक्सप्लेन किया था आपको ऊपर। लेस अटैचमेंट इश्यूज मतलब अपने मदर फादर के लिए भी वो उतना ज्यादा अटैचमेंट फील नहीं कर पाते, जितना बेसिकली होता है वो भी नहीं कर पाते। ठीक है, एक टर्म यहाँ पर यूज होता है, इकोलेलिया। अब इकोलेलिया का क्या मतलब है यहाँ पर? जैसे आपने बच्चे से पूछा आप कैसे हो, पहले तो वो, कुछ बच्चे तो रिस्पॉन्स ही नहीं करेंगे, कुछ बच्चे क्या करेंगे, आपने बोला आप कैसे हो,
वो भी इन रिटर्न बोलेंगे आप कैसे हो। आपने बोला तुम मुझे रिपीट क्यों कर रहे हो, वही बोलेगा तुम मुझे रिपीट क्यों कर रहे हो। मतलब जो आप बोलोगे ना वही सेम आपको मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा, बट वो वही सेम क्वेश्चन या वही सेम बात जो आप बोल रहे हो उसको रिपीट करेगा। तो इकोलेलिया टर्म यहाँ पर यूज हुआ है क्योंकि बच्चे में ये भी देखा गया है कि बच्चे ऐसा भी बिहेवियर शो कर रहे हैं। ठीक है, और वो ना एक चीज और है कि रोबोटिक वॉइस में बहुत ज्यादा बात करते हैं। ठीक है, रोबोटिक वॉइस, नॉर्मल जैसे हम बात करें वैसे नहीं, बहुत रुक रुक करके। ठीक है, जैसे मैंने पूछा आप कैसे हो, मैं अच्छा हूँ, ऐसे। मतलब नॉर्मल कन्वर्सेशन, एक तो कन्वर्सेशन कर ही नहीं पाते, पुअर कम्युनिकेशन स्किल, पुअर सोशल स्किल्स, है ना। पहले तो आंसर ही नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो या तो रोबोटिक वॉइस में या इकोलेलिया में मिलेगा। इकोलेलिया मतलब वही बात वो रिपीट करेंगे जो हमने उनको बोली है। ठीक है, और उनको ना चेंजेस भी पसंद नहीं आते, डू नॉट लाइक चेंजेस। ठीक है, या आपको ये भी बोल देते हैं ऑब्सेस्ड, मतलब उनको ये भी बोला जाता है ऑब्सेस्ड विद सेमनेस। सेमनेस मतलब एक जैसी चीज ही उनको चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल टेबल पे कोई चीज रखी है, फॉर एग्जांपल कोस्टर रखा है, कोस्टर रखा है, अगर आपने कोस्टर यहाँ से हिला के थोड़ा इधर रख दिया ना, 1 इंच भी इधर उधर हो गया, उनको वो सहन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि चेंज आ गया। तो उनको वो चीज बिल्कुल वैसी ही चाहिए जैसी थी, बिल्कुल चेंज बर्दाश्त नहीं कर पाते, सहन नहीं कर पाते। मतलब उनको ना एक ही चीज, एक मतलब जो चीज जहां पर है वो चीज उनको वहीं पर पसंद है, जो चीज जैसी है उनको वो वैसे ही चाहिए। मतलब वो इस चीज से ना बहुत ही ज्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं। मतलब इनको क्या है, दे वांट एवरीथिंग लाइक जैसे पहले थी वैसे ही उनको सारी चीजें चाहिए। उनको बिल्कुल भी चेंज किसी भी सिचुएशन में, किसी भी चीज में नहीं चाहिए। ठीक है, और इसीलिए ना इनको ट्रबल होती है, दे फेस वेरी ट्रबल इन अडॉप्टिंग। वाई? बिकॉज ये चेंजेस इनके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। ये मतलब एक ही चीज बार 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 करना पसंद करते हैं, और जो चीज जैसा है इनके लिए वो चीज अगर वैसा ही रही तो ही बढ़िया है। ठीक है, वरना ना इनको बहुत ज्यादा बेचैनी से शुरू हो जाती कि ऐसा क्यों हो गया। तो दे हैव ट्रबल इन अडैप्टिंग टू एनी न्यू एनवायरमेंट या फिर सिचुएशन। किसी भी नए एनवायरमेंट या सिचुएशन में इनको अडॉप्ट करने में बहुत ज्यादा इश्यूज फेस करने पड़ते हैं। ठीक है, ये सेमनेस से बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड रहते हैं, इनको चीज वैसे ही चाहिए जैसी पहले थी, बिल्कुल भी इनको चेंज नहीं चाहिए। कोई भी चीज इधर से उधर थोड़ा सा भी, मतलब 0.5 0.1 0.2 सेंटीमीटर भी नहीं हिलनी चाहिए, बिल्कुल वहीं पे होनी चाहिए। अगर आपने हिला भी दिया ना, कोई चीज उठा के कहीं और रख दी, ये क्या करेंगे, जाकर के वो चीज वापस वहीं रख देंगे। बिल्कुल हर एक चीज इनको वैसी ही चाहिए जैसे इनके लाइफ में पहले थी। ठीक है, तो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स जो मैंने अभी आपको बताई, ये सारे बच्चा शो करता है। और ये टॉपिक भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इससे मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट आते हैं कि बच्चा ना देखिए यही सारे बिहेवियर शो नहीं करता, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर भी शो करता है, जो कि उसके लिए ना ही उसके लिए ना उसकी फैमिली के लिए सही है। तो वो भी हम आगे पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर। देखिए बच्चे ना यही सिम्टम शो नहीं करते, कुछ ऐसे भी सिम्टम शो करते हैं जो कि ना अच्छे नहीं है, जो कि सही नहीं है, जो कि बहुत गलत है। ठीक है, जिनके बारे में हमें नॉलेज होना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। ठीक है, पहला तो उसमें से है सेल्फ इंजूरियस। सेल्फ इंजूरियस सेल्फ इंजूरियस क्या होता है? मतलब खुद को ही हार्म कर लेना, खुद का सर पटकना, सर मारना दीवार में, खुद को चोट पहुंचाना, गिर जाना, है ना। और मतलब हाथ वाथ काट लेना, मतलब ये ना खुद को ही हार्म करने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं। मतलब काफी केसेस में जो वर्स्ट से वर्स्ट केस होता है, ये बिहेवियर वहां देखे गए हैं। ठीक है, दूसरा एग्रेशन। ठीक है, एग्रेशन भी इनमें बहुत ज्यादा देखा गया है। कैसे?
कि फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको बताया कि इनको ना बहुत ज़्यादा अगर क्लोज कोई आए तो वो ये इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो जाती है, बहुत हाईली सेंसिटिव होते हैं हर एक सिचुएशन से, हर एक चीज़ से, कुछ भी एनवायरनमेंट में हो रहा है बहुत ही हाईली सेंसिटिव रहते हैं, बेशक कम हो बेशक ज़्यादा। तो अगर जैसे बहुत से मतलब वर्स्ट से वर्स्ट सिनेरियो में ये देखा गया है कि अगर बच्चे के पेरेंट्स भी है ना, अगर जैसे बच्चे की जो मदर है वो उसके बहुत ज्यादा क्लोज आ रही है तो उसको ना बहुत डर लगने लगता है कि यार मेरे इतने क्लोज क्यों आ रही है, उसको बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील होता है। तो ऐसे सिचुएशन में बच्चा कई बार क्या करता है ना, एग्रेसिव हो जाता है और मतलब बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव हो जाता है, ठीक है, कि क्यों आ रहे हैं, और अटैक भी कर सकता है। तो ये वर्स्ट से वर्स्ट केस सिनेरियो में देखा गया है अग्रेशन में, ठीक है। इनको टेम्पर टैंट्रम के इश्यूज भी बहुत ज्यादा फेस करने पड़ते हैं। टेम्पर टैंट्रम मतलब अचानक से इनको गुस्सा आ जाएगा, अचानक से कुछ मतलब सही थे, अचानक से गुस्सा आया, कोई भी सामान उठा के फेंक दिया, कुछ भी कुछ भी हो सामने, बेशक वो मतलब देखते नहीं क्या हो या किसी को हिट हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी इनमें होता है। फिर उसके बाद प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन भी कई बार कर देते हैं। प्रॉपर्टी डिस्ट्रक्शन मतलब तोड़ फोड़ करना, है ना, तोड़ फोड़ करना भी ये कई बार क्या करते हैं, कर देते हैं। तो आज के सेशन में जो हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है, आई एम होपिंग आपको ये थोड़ा बहुत समझ में आया होगा जो भी मैंने बताया है। अगर आपको कुछ भी इश्यूज फेस होंगे, कुछ भी आपको प्रॉब्लम हो रही होगी, कुछ भी आपको ऐसा टॉपिक होगा जो क्लियर नहीं है, आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ठीक है। ऑटिज्म के बारे में जो बाकी को है आगे का सेशन, रेस्ट ऑफ द सेशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।